हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन एंटीना अपर्चर। तो देखते हैं अपर्चर क्या होता है। अपर्चर जो है वो ओपनिंग एरिया है एंटीना का, जिसमें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है एंटीना द्वारा रिसीव की जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हमारा एंटीना उसी दिशा में ओरिएंट होगा और ये जो हमारा अपर्चर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो वेव्स आ रही है और ये अपर्चर जो है उसके परपेंडिकुलर होगा। इस अपर्चर में हमारा जो ये साइड वॉल्स हो गई, साइड वॉल्स की हमारी लेंथ हो गई ए और बी। तो इसका एरिया, आपका टोटल अपर्चर एरिया हो जाएगा ए इंटू बी। अब यहाँ पर देखें तो एंटीना अपर्चर होता है हमारा एंटीना का पावर कैप्चरिंग कैपेसिटी। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है उसको हमारा एंटीना कितना कैप्चर कर रहा है, उस एबिलिटी को एंटीना अपर्चर कहते हैं। मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एंटीना टू इफेक्टिवली रिसीव द पावर रेडिएटेड टुवर्ड्स इट। तो यहाँ पर जो पावर उसके टुवर्ड्स आ रही है उससे हमारा एंटीना रिसीव करेगा इफेक्टिवली, तो वो उसका एंटीना अपर्चर हो गया। अब हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एंटीना ने रिसीव कर ली, इसके बाद एंटीना जो है वो उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ में कन्वर्ट कर देता है। अपर्चर अलो EM एनर्जी टू गेट इमिटेड थ्रू इट और रिसीव टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये हमारा रिसीवर रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द लोड, और ये जो लोड पर ट्रांसफर करेगा। और बाय दिस एनर्जी एंटीना जनरेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एनर्जी की हेल्प से एंटीना जो है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की हेल्प से हम जो है लोड पर करंट भेजते हैं। अगर हमें दो एंटीना को कंपेयर करना हो, मान लेते हैं ये एक एंटीना है और एक और एंटीना होगा, तो उसमें जितना एरिया है उसके हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि इस एंटीना की पावर कैप्चरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा पावर कैप्चरिंग कैपेसिटी होगी हमारे एंटीना की। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीना अपर्चर। तो आपका फिजिकल अपर्चर होता है, इफेक्टिव अपर्चर होता है, स्कैटरिंग अपर्चर होता है, लॉस अपर्चर होता है, कलेक्टिंग अपर्चर होता है। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल अपर्चर क्या होता है। फिजिकल अपर्चर, फिजिकल जो आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है जिसमें कोई लॉस नहीं है, जो मैक्सिमम एरिया हमारा अपर्चर का होता है वो आपका फिजिकल अपर्चर है। क्रॉस सेक्शन, फिजिकल क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद एंटीना सेट फॉर मैक्सिमम रिस्पांस। जो भी मैक्सिमम रिस्पांस हमारा एरिया देता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के परपेंडिकुलर होता है, उस क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, फिजिकल अपर्चर। तो यहाँ पे जैसे साइड वॉल की लेंथ हो गई ए और बी, तो ये जो एजेस की लेंथ ए और बी है उनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिजिकल अपर्चर आ जाएगा। यहाँ पर हमने कंपेयर किया है फिजिकल अपर्चर और इफेक्टिव अपर्चर को। तो पहले जब हम इफेक्टिव अपर्चर को समझ लेंगे उसके बाद हम फिर से स्लाइड पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फिजिकल अपर्चर है ये जो आपका एंटीना है वो क्या करेगा, हमारी जो पावर है कितनी रिसीव हो रही है वो हम इससे पता करेंगे कि हमारा एंटीना ने कितनी पावर रिसीव की है विद द हेल्प ऑफ अपर्चर। तो जो भी हमारा इनकमिंग वेव्स है वो आती है, हम लेंगे उसको पावर डेंसिटी के फॉर्म में। तो पावर डेंसिटी ऑफ इनकमिंग वेव्स जो है वो इस एरिया से टकराएगी और इस एरिया में जो टोटल हमारी पावर है वो रिसीव्ड होगी। तो वो कैसे आएगी, जो भी पावर डेंसिटी है मल्टीप्लाई बाय टोटल अपर्चर एरिया या एरिया ऑफ एंटीना, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी अपर्चर एरिया से जब पावर डेंसिटी, तो हमारा टोटल पावर रिसीव्ड आ जाएगा। तो ये हो गया W पावर रिसीव्ड, P है जो पावर डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, और AP जो है वो फिजिकल अपर्चर है। तो यहाँ देखिए पावर डेंसिटी क्या होती है। अगर हम स्फीयर की बात करें तो किसी भी यूनिट एरिया में से निकलने वाली पावर जो है इसकी पावर डेंसिटी होती है। तो मतलब टोटल पावर डिवाइड करते हैं इसके सरफेस से। तो जब हम टोटल पावर, जैसे हर दिशा में जितनी भी पावर जा रही है उसको डिवाइड कर देंगे उसकी सरफेस से, तो यूनिट में कितनी पावर जा रही है वो आ जाएगी।
तो आ जाएगा पावर डेंसिटी होगी टोटल पावर अपॉन 4πr², स्फीयर का सरफेस एरिया। तो ये होती है पावर डेंसिटी। जब पावर डेंसिटी मतलब किसी यूनिट में पावर को अगर हम इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस एरिया का टोटल पावर आ जाएगा। मतलब अगर PD जो है पावर डेंसिटी है और एरिया से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पावर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपका टोटल पावर रिसीव्ड आ गया, तो फिर ये हो गई आपकी टोटल पावर रिसीव्ड बाय द फिजिकल अपर्चर एरिया। अब यहाँ पर देखें, अगर कोई लॉस नहीं होता है तो क्या होगा कि जितना भी हमारा टोटल पावर कन्वर्ट हो रहा है, इफेक्टिवली जो टोटल पावर कन्वर्ट हो रहा है वो बाय फिजिकल अपर्चर ही हो जाएगा। इसीलिए फिजिकल अपर्चर और इफेक्टिव अपर्चर दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो हमें मैक्सिमम डायरेक्टिविटी मिलती है। एक्चुअली इफेक्टिव अपर्चर क्या होता है कि जब कोई भी लॉस होने के बाद जितना भी इफेक्टिव एरिया हमारी पावर को कन्वर्ट करता है या पावर रिसीव करता है तो वो इफेक्टिव अपर्चर होता है। तो जब हमारा फिजिकल अपर्चर ही पूरे की पूरी पावर को कन्वर्ट कर देगा इंड्यूस्ड ईएमएफ में या टोटल पावर रिसीव्ड आएगी तो मैक्सिमम डायरेक्टिविटी जनरेट हो जाएगी या नो लॉस के कारण हमें मैक्सिमम जो है आउटपुट मिलेगा। तो उस केस में जो डायरेक्टिविटी है वो होगी हमारी 4πλ² इनटू इफेक्टिव अपर्चर, और यहाँ पे इफेक्टिव अपर्चर और फिजिकल अपर्चर दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमारा मैक्सिमम डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल अपर्चर का टोटल पावर रिसीव्ड। इसी प्रकार हम आगे इफेक्टिव अपर्चर के बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखें कि जब हम रेशियो एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव अपर्चर अपॉन फिजिकल अपर्चर हमारा एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है जिसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच होती है। अब देखें इफेक्टिव अपर्चर, तो पहले देखते थे हम फिजिकल अपर्चर। तो फिजिकल अपर्चर क्या होता था, जितना भी फिजिकल ओपनिंग है उसको हम कंसिडर कर देते हैं, इंसिडेंट वेव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर डेंसिटी के साथ और हमारा टोटल पावर रिसीव्ड आ जाता था। बट ड्यू टू सम लॉस प्रैक्टिकली क्या होता है, पॉसिबल नहीं है कि हमारा जितना भी पावर आ रहा है वो टोटल हम इंड्यूस्ड कर पाएँ। तो प्रैक्टिकली जितना भी एरिया हमारा इफेक्टिव काम करेगा, मतलब जितना भी एरिया हमारा टोटल पावर जनरेट करेगा वो हमारा इफेक्टिव अपर्चर हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जो पावर डेंसिटी इंसिडेंट वेव की आ रही है वो और इफेक्टिव एरिया के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगी तो हमारा टोटल पावर रिसीव्ड बाय द एंटीना आ जाएगा, यानी टोटल पावर हमारा रिसीव कितना हुआ वो मिल जाता है हमें। Effective aperture of an antenna is that region of receiving antenna that effectively collects the electromagnetic energy from the radiated wave out of the overall antenna region। तो जितना भी effectively हमारा एरिया कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव अपर्चर ऑफ एन एंटीना। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पावर डेंसिटी इफेक्टिव एरिया के साथ मल्टीप्लाई होकर टोटल रिसीव पावर आ जाता है। तो जब हम इफेक्टिव एरिया निकालेंगे तो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, पावर रिसीव्ड अपॉन क्या हो जाएगा, पावर डेंसिटी। तो पावर रिसीव्ड अपॉन पावर डेंसिटी ऑफ इंस्टेंट वेव, तो इफेक्टिव एरिया इज इक्वल टू W अपॉन P। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो ऑफ पावर रिसीव टू द एंटीना लोड टर्मिनल टू द पावर डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो जो पावर रिसीव्ड जो हमने W की है वो हम लोड में भेज देंगे और इंसिडेंट वेव जो है पावर डेंसिटी का आएगा। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा क्या कहता है, इफेक्टिव अपर्चर। अब इफेक्टिव अपर्चर जो है हमारा एंटीना जो इफेक्टिवली काम कर रहा है वो उसका किस पे डिपेंड करेगा, वो अपर्चर इफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। तो अपर्चर इफिशिएंसी क्या हो जाता है, जो भी इफेक्टिव अपर्चर अपॉन जो टोटल एरिया या फिजिकल अपर्चर। तो इससे हमारी अपर्चर इफिशिएंसी आ जाएगी कि हमारा जो एंटीना है वो इफेक्टिवली काम कितने % हमारा जो है पावर रिसीव्ड कर रहा है एक्चुअल। तो आपने देखा कि फिजिकल अपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव अपर्चर क्या होता है। जब हम लार्ज क्रॉस सेक्शन एंटीना की बात करते हैं तो उसमें क्योंकि क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उस रिस्पेक्ट में क्या है कि इफेक्टिवली कम रिसीव्ड किया जाता है, कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो जो लार्ज एरिया है वो कौन सा एरिया हो जाएगा, फिजिकल अपर्चर एरिया, और इफेक्टिव एरिया जो है इससे कम होगा। तो लार्ज क्रॉस सेक्शन एंटीना में फिजिकल ज़्यादा होता है, इफेक्टिव कम होता है, जैसे कि हॉर्न एंटीना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर।
बट जब शॉर्ट डायपोल की बात करेंगे तो वहाँ पे ओपनिंग कम होती है, तो मतलब फिजिकल अपर्चर कम होगा, बट क्योंकि वो इफेक्टिवली काम करता है, ज़्यादा आपकी पावर विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल अपर्चर ज़्यादा इफेक्टिवली पावर रिसीव करता है, तो इसलिए इसका इफेक्टिव अपर्चर जो है वो ज़्यादा होता है। शॉर्ट डायपोल एग्जाम्पल इसका। अब हम इफेक्टिव अपर्चर को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो इफेक्टिव अपर्चर में यहाँ देखेंगे कि रिसीविंग एंटीना इज अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड ट्रेवलिंग वेव। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक हॉर्न एंटीना का एग्जांपल लिया है, अब हम लोग लेंगे डायपोल एंटीना का एग्जांपल। तो यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके साइड में आ रही हैं, तो ये हमारा जो एंटीना है वो रिसीव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और फिर यहाँ पर जो है लोड तक हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी और लोड पे करंट फ्लो होगा। तो ये जो एंटीना है वो उसका इक्विवेलेंट कैसे डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, बाय यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो हमने इस एंटीना को विथ रिस्पेक्ट टू बाय यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट हम लोग क्या करेंगे, वी वोल्टेज और ZA में कन्वर्ट कर देंगे। तो ZA आपका इम्पीडेंस ऑफ एंटीना और V जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज बाय दिस एंटीना, और ये ZL क्या है, जो आपका लोड रेजिस्टेंस या लोड इम्पीडेंस है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, एंटीना का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो अपर्चर एरिया है, इफेक्टिव अपर्चर एरिया है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हम निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं एंटीना टर्मिनेटेड बाय लोड ZL, तो ZL की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो RL प्लस JXL हो गया। यहाँ पर जब हम वोल्टेज के द्वारा करंट फ्लो होगा और टर्मिनल करंट जो है वो हम I से शो कर रहे हैं, और रिसीव्ड पावर जो होगी वो W होगी, तो हमारा क्या होगा, रिसीव्ड पावर IRMS स्क्वायर इंटू RL। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रिसीव्ड पावर। अब इफेक्टिव अपर्चर का फॉर्मूला आपने देखा था कि टोटल रिसीव्ड पावर अपॉन पावर डेंसिटी, तो यहाँ पे टोटल रिसीव्ड पावर क्या आ जाएगी, IRMS स्क्वायर इंटू RL, तो जो कि हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें इफेक्टिव अपर्चर क्या हो गया, IRMS स्क्वायर RL अपॉन P। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी एनर्जी है हमारी रिसीवर द्वारा रिसीव की जाएगी, हमारा जो एंटीना अपर्चर है कन्वर्ट करेगा हमारे सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, भेजेगा लोड पर और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा। तो जो लोड है वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, और जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा, तो जो कि आपका करंट I है, टर्मिनल करंट, जिसकी हेल्प से हम पावर रिसीव निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और इस रिसीव्ड पावर की हेल्प से हम एंटीना अपर्चर बता सकते हैं। तो जो भी आपका इस सिस्टम है इसको हमने इक्विवेलेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिसे हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो ये आपका थेवेनिन वोल्टेज हो गया और ये आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए करंट जो लोड में प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस, तो V अपॉन ZL प्लस ZA। तो ये हो गया आपका IRMS। इसको ZL प्लस ZA ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के RL प्लस JXL, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया ZL इक्वल टू हो गया RL प्लस JXL, ZA इक्वल टू हो गया RA प्लस JXA। तो यहाँ पर क्या है, XA और XL क्या है, लोड रिएक्टेंस और एंटीना रिएक्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अपॉन क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रियल पार्ट अलग सेपरेट होकर स्क्वायरिंग और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होकर स्क्वायरिंग, तो ये आ जाता है इसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर ये आपकी IRMS का मैग्नीट्यूड आ गया इक्वेशन नंबर 4। इसको हम जब इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट करेंगे, पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 क्या था, एंटीना अपर्चर इज इक्वल टू W/P। तो यहाँ पे क्या है, W IRMS स्क्वायर RL अपॉन P। तो यहाँ पर पुट करेंगे IRMS की वैल्यू, ये आपकी IRMS की वैल्यू है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर V, और ये जो है अंडर रूट कैंसिल होकर ये आ जाएगा ये, और RL यहाँ पे और P यहाँ पे। तो ये आपके आ गया एंटीना अपर्चर, इफेक्टिव एंटीना अपर्चर का फॉर्मूला। और यहाँ पर जो देखें तो आपका जो RA है एंटीना जो रेजिस्टेंस है आपका, उसमें क्या होगा कि एक रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस का एडिशन होगा। तो वहाँ पे आपके RL की वैल्यू पुट कर देंगे, तो RL की वैल्यू ये हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एंटीना है मैक्सिमम रिस्पांस अगर करता है
तो कैसे होगा, आपने देखा है कि नेटवर्क थ्योरम में एक थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसकी हेल्प से हम हमारे जो एंटीना की मैक्सिमम जो पावर कन्वर्ट है वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए जो हमारा एंटीना और इंड्यूस्ड वेव है, जो कि हमारा एंटीना है और जो भी वेव आ रही है वो सेम पोलराइजेशन में होनी चाहिए, जिसके कारण जो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है कि जो भी आपका ZTH है, मतलब जो भी आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज रेजिस्टेंस है वो आपके लोड के बराबर अगर हो जाता है तो हमारा लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, यानी हम मैक्सिमम पावर निकाल पाएंगे या मैक्सिमम रिस्पांस निकाल पाएंगे। तो इसके लिए इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या करती है, इनको कहती है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ZL इक्वल टू ZA स्टार अगर होता है तो हमारी लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस केस में जब आप देखेंगे तो इनके इमेजिनरी पार्ट इस टाइप से इक्वल हो जाएंगे और इनके रियल पार्ट इस टाइप से इक्वल हो जाएंगे। RA की वैल्यू होती है RR प्लस RL। तो इसमें हम जब लोड रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो हमारा जो मतलब लोड का रेजिस्टेंस है और ये लॉस रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाता है तो हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस के बराबर हमारा लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो जो इसमें मैक्सिमम पावर आएगी उसका फॉर्मूला हमारा होता है बाय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र VTH²/4RTH। तो इसमें क्या है, तो इसमें RTH हमने RR से शो किया है। तो ये आपका मैक्सिमम पावर आ गई, जो कि हमारे एट लास्ट हमें रिस्पांस मिलेगा बाय यूजिंग एंटीना, तो वो होगी V²/4RR। अब हमारी मैक्सिमम पावर लोड पे आ गई है तो हम उसके कारण इफेक्टिव अपर्चर मैक्सिमम निकाल पाएंगे। तो मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर क्या होता है, जो भी टोटल मैक्सिमम पावर है अपॉन पावर डेंसिटी। तो टोटल मैक्सिमम पावर आ गई V²/4RR। तो V²/4RR पुट कर देंगे इनटू P, ये पावर डेंसिटी का P। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर का। तो ये हो गया इफेक्टिव अपर्चर में भी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हमारा एंटीना और इंसिडेंट वेव जो है वो बोथ सेम पोलराइजेशन में होंगे और जो हमारा थेवेनिन वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है एंटीना का, वो लोड के इम्पीडेंस के अगर बराबर हो जाता है या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है तो मैक्सिमम पावर जो है हमें लोड पर मिलती है। और उसके कारण जो हमारा एंटीना हम इफेक्टिव अपर्चर निकालेंगे तो मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा स्कैटरिंग लॉस अपर्चर। स्कैटरिंग लॉस अपर्चर में देखें तो जो अपर्चर है उसमें इंसिडेंट पावर आ रही है। इंसिडेंट पावर जो है एजेस से स्कैटर हो जाती है, कुछ लॉस हो जाता है, तो उसे कहते हैं स्कैटरिंग लॉस। ये क्यों होता है, रेडिएशन जब री रेडिएशन हो जाता है, यहाँ से टकराकर कहीं और रेडिएट हो जाएगी वेव, तो ये एक्स्ट्रा जो हमारी वेव जो यहाँ लॉस हो गई है उससे जिस भी एरिया से ये लॉस होगी उसे क्या कहते हैं, स्कैटरिंग लॉस अपर्चर। तो यहाँ देखें अपर्चर करस्पॉन्डिंग कंसिडरेबली लॉसेज इन रेडिएशन और री रेडिएशन रेजिस्टेंस, तो उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग लॉस अपर्चर। तो यहाँ पर आपका जो भी पावर डेंसिटी आपकी इंसिडेंट वेव की है, अगर उसको स्कैटरिंग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जिस भी एरिया से स्कैटर हो रहा है, तो हमारी रेडिएटेड पावर आ जाएगी। जो भी पावर हमारी रेडिएट हो गई है एटमॉस्फेयर में तो वो आ जाएगी। तो स्कैटरिंग अपर्चर क्या होगा, जो भी रेडिएटेड पावर है अपॉन पावर डेंसिटी। तो यहाँ पर देखते हैं जो भी रेडिएटेड पावर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा IRMS² इंटू RR, और ये होगी आपकी पावर डेंसिटी। IRMS जो है उसका फॉर्मूला हमने देखा था, तो ये हो गया था mod ऑफ V√RL प्लस RA होल स्क्वायर प्लस XL प्लस XA होल स्क्वायर। तो इसमें आप इसको IRMS के करंट जो आपका टर्मिनेटिंग करंट है उसको पुट कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा स्कैटरिंग लॉस अपर्चर का। तो स्कैटरिंग लॉस अपर्चर बेसिकली वह एरिया जहाँ से हमारी जो लॉस हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय रेडिएशन, तो री रेडिएशन होकर हमारा जो लॉस हो गया उस एरिया को स्कैटरिंग लॉस अपर्चर कहते हैं। अब लॉस अपर्चर होता है जो भी हीट के द्वारा लॉसेस होते हैं उसके कारण। तो जो भी टोटल पावर हीट के फॉर्म में जनरेट हो जाती है वो जो भी अपर्चर शो करता है उसे कहते हैं लॉस अपर्चर। तो पावर लॉस व्हेन एंटीना हीट अप ड्यू टू फॉलिंग ऑफ वेव, तो यहाँ पे जो वेव गिरती है और उसके कारण एंटीना हीट अप हो जाता है, तो जो भी पावर लॉस हो जाती है उसे कहते हैं हमारे हीट पावर
और फिर वो जो एरिया है वो जिस भी एरिया के कारण हमारा लॉस हो रहा है वो हो गया लॉस अपर्चर। तो लॉस अपर्चर में WL का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें भी IRMS स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, RL। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा V²/RL + RA होल स्क्वायर प्लस XL + XA होल स्क्वायर इंटू P। तो ये आपका हो गया लॉस अपर्चर का फॉर्मूला। अब इसी के बाद ये सारे अपर्चर्स के बाद आप कितनी पावर कलेक्ट करते हो तो वो डिफाइन करता है आपका कलेक्टिंग अपर्चर। तो जितना भी हमने देखा, जैसे इफेक्टिव देखा, स्कैटरिंग देखा, लॉस अपर्चर देखा, तो इनका कलेक्टिवली अपर्चर जो होगा वो हमारा क्या होगा, कलेक्टिंग अपर्चर। तो कलेक्टिंग अपर्चर क्या होगा, इफेक्टिव अपर्चर प्लस स्कैटरिंग अपर्चर प्लस लॉस अपर्चर। तो इसमें हमने कलेक्टिंग अपर्चर में सारे अपर्चर के फॉर्मूले पुट कर दिए और ये जो है आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा जिसमें हम इन सब का एडिशन दिखाएंगे और ये आपका फार्मूला हो गया कलेक्टिंग अपर्चर का। सो आज हमने सारे अपर्चर्स देख लिए, जैसे फिजिकल, इफेक्टिव, स्कैटरिंग, लॉस एंड कलेक्टिंग अपर्चर। तो फिजिकल अपर्चर वह एक्चुअल एरिया है अपर्चर ऑफ एंटीना का जिसमें हमारी लाइट फॉल होती है और वो हमारा फिजिकल अपर्चर होता है जो कि हमारा है A/B। इफेक्टिव अपर्चर मतलब जो भी लॉसेस हो जाते हैं उसके बाद जितना भी पावर हमारा रिसीव्ड होता है उसको इफेक्टिवली जितना भी पावर रिसीव्ड होता है वह जिस भी एरिया को कंसिडर हम करते हैं उसको कहते हैं इफेक्टिव अपर्चर। अब स्कैटरिंग अपर्चर जो भी आपका एरिया आ रहा है स्कैटर कर रहा है उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग अपर्चर। लॉस अपर्चर हीट लॉसेस के कारण जो भी अपर्चर हम देख रहे हैं या हीट लॉसेस के कारण हमारा लॉस अपर्चर होता है। कलेक्टिंग अपर्चर जितने भी अपर्चर्स हम हैं और फाइनली हमें कितना पावर कलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कलेक्टिंग अपर्चर। Thank you. Please like, subscribe and share my channel.